हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि ई ट्यूटोरियल 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम सेट नंबर 22 पढ़ चुके थे। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 23। सेट नंबर 23 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं हम वे सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे आते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 1। और जो भी हम इसका डिस्कशन करेंगे बस आप उसे ध्यान से सुनकर अपने कॉपी पर नोट करते रहिएगा, नहीं तो वीडियो रोक कर बीच बीच पे आप उसे रोक कर लिख सकते हैं। देखिएगा सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। कितना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो पहला जो है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, तो 1 है। अब देखिएगा हम देखेंगे पूरा पाषाण काल का इतिहास। बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा हम उसी को बताएंगे। बस आप उसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो आप उसे ध्यान से सुनकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जिसमें से देखिएगा भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो है 1863 में, क्या बोले हैं, 1863 में रॉबर्ट, क्या बोले हैं, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूड, देखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफूड ने पल्लवरम जो पड़ता है तमिलनाडु में एक औजार की खोज की है। तब पूछेंगे पल्लवरम में एक औजार की खोज किसके काल में होता, रॉबर्ट ब्रूसफूड 1863 में। यह जो था थियोसोफिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफूड थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफूड को ही कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, भारतीय क्या बोले हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, भारतीय पुरातत्व का विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1861 में लॉर्ड कैनिंग को पुरातत्व विभाग बनाया था। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने पुरातत्व विभाग बनाया था। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो ये सभी छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अब इसी में हम देखेंगे क्या, तो पूरा पाषाण काल के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, तो पूरा पाषाण काल के बारे में देखिएगा। पूरा पाषाण के बारे में जितनी भी जानकारी, तो देखिएगा पूरा पाषाण का काल जो है लगभग 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। 5 लाख BC से 10,000 ईसा पूर्व तक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखेंगे कि पाषाण काल में किसकी किसकी खोज हो चुका था, तो याद रखिएगा फलक संस्कृति का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। तब पूछेंगे फलक, क्या बोले हैं, फलक संस्कृति का प्रयोग किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या बोले, तो देखिएगा चापर चापिंग चेबुल उपकरण जो सोहन नदी घाटी से जो पाकिस्तान में स्थित है यह भी मिला था। इसके अलावा है अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है। अतिरम पक्कम का जो तमिलनाडु में है, इसकी खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफूड ने की थी। रॉबर्ट ब्रूसफूड ने ही की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है पूरा पाषाण काल में ही हथनौड़ा, क्या, तो हथनौड़ा कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन पूछेंगे हथनौड़ा किस नदी के किनारे हैं, तो याद रखिएगा हथनौड़ा जो पड़ता है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के
किनारे हैं। वहाँ से लगभग 100 से अधिक गुफाएं मिली हैं। हथनौड़ा से मानव खोपड़ी का एवं कंकाल मिला है। हथनौड़ा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भीमबेटका की गुफा कहाँ पड़ता है? तो देखिएगा, भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से 100 गुफाएं की साक्ष्य मिले। कितने? तो 100 गुफाएं की साक्ष्य मिले। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, इसी से संबंधित होगा। किससे? तो पाषाण काल से ही संबंधित होगा। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक होता है तांबे का रथ। क्या बोले हैं? तांबे का रथ भी साक्ष्य मिला। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ से जो प्रश्न पूछता है, सबसे ज़्यादा जब प्रश्न पूछता है यहीं से पूछता है कि देखिएगा, सोहन घाटी किस देश में है? तो सोहन घाटी जो है पाकिस्तान में। कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। बेलन घाटी कहाँ है? तो बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बनास घाटी कहाँ है? तो बनास घाटी जो है राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में है। नर्मदा घाटी कहाँ है? तो नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश में है। क्या? तो फोर्तेल्लियार घाटी तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं, एक मिनट देखिएगा। इसके अलावा देखेंगे लव यू। एक मिनट देखिएगा। इसके अलावा देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? तो मध्य पाषाण के काल के बारे में देखिएगा। इसके बारे में देखिएगा। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि 1867 में विद्वान C.L. कार्लाइन ने, क्या बोले हैं? 1867 में विद्वान कौन थे? तो विद्वान C.L. कार्लाइन को मध्य पाषाण काल लाने का श्रेय दिया जाता है। तो पूछेंगे मध्य पाषाण काल का 1867 में लाया गया था। इसका समय जो है, मध्य पाषाण काल का जो समय है 10,000 से 4,000 BC तक माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे इसी काल में, अर्थात मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की साक्ष्य का शुरुआत हुआ है। पशुपालन का शुरुआत किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसी काल में जो है औजार का माइक्रेलिन अर्थात सूक्ष्म पाषाण का उपकरण मिला है। सूक्ष्म पाषाण का भी उपकरण मिला है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। चोपा निमांडो, क्या बोले हैं? चोपा निमांडो जो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में यहाँ से मृदभांड का साक्ष्य मिला। लेकिन कौन काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है नवपाषाण काल। क्या है? तो नवपाषाण काल से ये पूछता है कि कृषि का शुरुआत किस काल में? तो कृषि को शुरुआत जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। अस्थाई जीवन की शुरुआत किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आग उपयोग की जानकारी किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है जौ गेहूँ चावल मक्का की शुरुआत किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो देता है कुंभकारी का ज्ञान किस काल में हुआ था? कुंभकारी का ज्ञान किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार, क्या बोले हैं? ये पूछता है बहुत ही। पहिए का आविष्कार किस काल में होता? नवपाषाण काल में था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है चावल का साक्ष्य भी मिला है लगभग नवपाषाण काल में है, जो कोल्डिहेबा उत्तर प्रदेश से मिला है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं डिस्कशन किए हैं, बस आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। सभी क्वेश्चनों का इसी प्रकार डिस्कशन हम करते चलेंगे। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? तो देखिएगा, स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। स्तूप जो है सबसे ज़्यादा अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। स्तूप जो है सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में बनाया गया? तो अशोक के शासनकाल में
बनाया गया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम यहाँ पर 2 प्रश्न आपको पूछते हैं, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। एक भारभूत का स्तूप, क्या बोले हैं, भारभूत का स्तूप और सांची का स्तूप, क्या बोले हैं, भारभूत का स्तूप और सांची का स्तूप किस राज्य में है? इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वीडियो हम ये बताए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पूषय शुग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलते हैं? किस लेख से मिलती हैं? तो याद रखिएगा 3 का जो होगा है सी, अयोध्या अभिलेख से। किसे? तो अयोध्या अभिलेख से मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा हैं सारनाथ के अभिलेख को क्या बोले हैं? सारनाथ के अभिलेख को कुमारी देवी अभिलेख कहा जाता है। कुमारी देवी अभिलेख कहा जाता है। कुमारी, देखिएगा, कुमारी देवी अभिलेख किसे कहा जाता है? तो सारनाथ अभिलेख को। और सारनाथ अभिलेख कहाँ? तो आप जानते हैं को कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा है देखिएगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा, क्या बोले हैं, 1 मिनट देखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ले पूछेंगे हाथी गुफा किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में। और हाथी गुफा अभिलेख किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो जैन धर्म से है। और कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था, जबकि कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल का युद्ध कब? 1999 में। और कलिंग का युद्ध 261 में। और कलिंग का युद्ध 261 में जो हुआ था, किनके बीच हुआ था? आप उसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा क्या? तो बेसन, तो क्या बेसनगर का अभिलेख, बेसनगर का अभिलेख का जो खोज किया था क्या? तो हेलियोडोरस ने किया था। क्या बोले हैं? हेलियोडोरस ने की थी। किसका खोज? तो बेसनगर का खोज। आइए जो है बेसनगर कहाँ है? तो याद रखिएगा विदिशा में। कहाँ? तो बेसनगर जो है कहाँ? तो विदिशा। और विदिशा कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा विदिशा जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख में धन्यदेव, क्या बोले हैं, धन्यदेव पुष्यमित्र शुग जो था 2 अश्वमेध करवाए थे। 2 अश्वमेध करवाए थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से ही मिलती है। अयोध्या अभिलेख से ही मिलती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग जो थे, पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश के संस्थापक है। किस वंश के संस्थापक हैं? तो शुंग वंश के संस्थापक है। देखिएगा इसी के बारे में हम देखेंगे क्या? तो 1 मिनट देखिएगा। किसके बारे में? तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो देखिएगा पुष्यमित्र जो हैं शुंग वंश के संस्थापक है। किस वंश के? तो शुंग वंश के संस्थापक हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो नाम उल्लेख मिलता है अयोध्या अभिलेख में मिलता है। अयोध्या अभिलेख में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के जो दरबारी कवि थे, पुष्यमित्र शुंग के जो दरबारी कवि कौन थे? याद रखिएगा पतंजलि थे। कौन? तो पतंजलि थे, जो अष्टाध्याय के लेखक हैं। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? तो पतंजलि। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है पतंजलि ने अष्टाध्याय के अलावा महाभाष्य भी लिखा है। महाभाष्य के भी लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है सांचो का स्तूप नष्ट किया है। सांची का स्तूप, क्या बोले हम? सांची का स्तूप किसने नष्ट किया है? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया है। पुष्यमित्र शुंग ने किया है। भारभूत का स्तूप पुनः निर्माण करवाया था किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और यह जो है भारभूत का स्तूप कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आप पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र आता है अग्निमित्र। कौन आते हैं? तो अग्निमित्र। ये जो होता है शुंग वंश के दूसरा शासक होता है अग्निमित्र आता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है मालविका, क्या बोले हैं? मालविका से प्रेम रखते हैं। क्या बोले हैं? मालविका से प्रेम रखते हैं। मालविका से प्रेम रखते हैं। यहाँ पे से ध्यान से
याद रखिएगा। और इसके अलावा है जो मालविका मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। मालविका मित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है अग्निमित्र के बाद आता है भागभद्र। कौन आता है? तो भागभद्र आता है, भागभद्र आता है। यह जो है विदिशा में हेलियोडोरस आया था। विदिशा में हेलियोडोरस आया था किसके शासनकाल में? तो भागभद्र के शासनकाल में। जो भागवत धर्म का स्वीकार भागभद्र जो था भागवत धर्म को मानते थे, भागवत धर्म को मानते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन विदिशा जो पड़ता है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। विदिशा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। हेलियोडोरस जो आया था विदिशा में क्या? तो गरुड़ स्तंभ का स्थापना के देवभूमि अंतिम शासक था। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शुंग वंश की अंतिम शासक कौन थे? तो देवी कौन थे? देवभूमि थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूमि थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, देवभूमि थी ये जो अंतिम शासक थे शुंग वंश की। इसकी हत्या इसके मंत्री वासुदेव ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम एक प्रश्न का 4 से 5 प्रश्न बनाते हैं ताकि अगर कहाँ से भी प्रश्न दे तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? तो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा 4 का जो होगा सभा और समिति का महत्व, क्या बोले हैं? सभा और समिति का महत्व घट गया था, ये गलत है। ब्राह्मण को मानदंड, क्या बोले हैं? ब्राह्मण को मानदंड नहीं दिया जाता था, ये भी गलत है। आगे क्या? तो यज्ञ बलि और पुरोहित का महत्व बढ़ गया है। सब के सब क्या? तो सही है, सॉरी क्या? तो सबसे सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 का डी होगा। दोबारा पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार की? सभा समिति का महत्व घट गया, ये भी सही है। आखिर तो ब्राह्मण एवं प्राण दंड नहीं दिया जाता, ये भी सही है। यज्ञ बलि और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया, ये भी एक गलत है। तो देखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा उत्तर वैदिक काल। तो लेकिन इसी में पूछेंगे, देखिएगा सभा और समिति जो थे, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। इसकी जो जानकारी मिलती है अर्थार्थवेद से मिलती है, अर्थार्थवेद से मिलती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल को 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। एक था, याद रखिएगा, एक था ब्राह्मण, एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, दूसरा क्या था? क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, तीसरा कौन था? वैश्य, और चौथा जो था शूद्र, चौथा कौन था? शूद्र। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल को कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं वेद के बारे में। किसके बारे में? वेद के बारे में, जहाँ से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। देखिएगा हम सभी वेद का डिस्कशन इसी में हम कर देते हैं ताकि अगर आगे या इसके पीछे जितने भी प्रश्न बनाए हैं आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आवश्यक देखिएगा। देखिएगा वेद के बारे में हम पूरा डिस्कशन कराते हैं, जिसमें से हम पहले देखेंगे ऋग्वेद। किसके बारे में? तो ऋग्वेद हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आप बस इसे ध्यान से सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर वीडियो आपको लगता है कि तेजी है तो आप उसे रोक कर भी लिख सकते हैं। तब बोलेंगे सबसे पहला वेद कौन है? तो सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है। जो भी हम बोलते जा रहे हैं बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद ही। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद ही सबसे पहला और सबसे प्राचीन यही है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? देव, क्या? तो वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन है। वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन है। इसमें देवताओं को स्तुति की गई है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद की लेखक कौन है? तो वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
देखिएगा इसी के बारे में हम बताते हैं। देखिएगा ऋग्वेद, क्या तो ऋग्वेद इस तरह हम कर देते हैं। देखिएगा पूछेंगे ऋग्वेद में कितने अध्याय या कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने अध्याय या मंडल हैं, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त या श्लोक कितने हैं। सूक्त पूछेंगे या श्लोक पूछेंगे, सूक्त या श्लोक पूछेंगे तो याद रखिएगा 1028 है। ये किससे संबंधित है, सभी तो ऋग्वेद से संबंधित है। लेकिन पूछेंगे ऋग्वेद में कुल कितने अष्टक हैं। ऋग्वेद में कुल कितने अष्टक हैं, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 10,580 हैं। 10,580 यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं इसी में ऋग्वेद में है कि देखिएगा मधुधाम जो है इसमें वेदों को पढ़ने वाला, देखिएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते थे। जो ऋग्वेद पढ़ते थे या ऋग्वेद के कर्ता को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा होर्ती या होर्ता कहते थे। होर्ती या होर्ता कहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऋग्वेद को कितने मंडल में बांटे गए हैं, तो 10 मंडल। 10 मंडल में हम जो प्रमुख हैं हम उसी मंडल को देखेंगे। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। लेकिन पूछेंगे, देखिएगा 1 मिनट देखिएगा, तीसरा मंडल क्या बोले, तीसरा मंडल जो है प्रमुख है। पूछेंगे विश्वामित्र किस मंडल में है, तो विश्वामित्र की रचना तीसरा मंडल में की गई थी, जो गायत्री मंत्र। इसके अलावा देवी सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है। देवी सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरा मंडल में ही यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा हैं पूछता है 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित हो, तो सोम देवता को समर्पित है। इसके अलावा है 7वां मंडल दशराग युद्ध का उल्लेख। दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो 7वां मंडल में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में दे तो ये सभी छूटने की संभावना ना ही बने। आगे हैं देखिएगा 1 मिनट। लेकिन यहीं पर हम पूछेंगे कि कौन से वेद 10वां मंडल में क्या बोले हैं, तो 10वां मंडल से संबंधित होगा। तो पूछेंगे नदी सूक्त का उल्लेख 10वां मंडल में, पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वां मंडल में, सूर्य सूक्त का उल्लेख 10वां मंडल है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वां मंडल में है, विवाह सूक्त का उल्लेख 10वां मंडल में है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है 10वां मंडल में जो है 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियों का उल्लेख है। 25 संपूर्ण ऋग्वेद है, 31 वैदिक संहिता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन ये बहुत बार ही पूछता है एवं पूछा ही गया है। देखिएगा ये पूछता है कि देखिएगा कि सबसे प्राचीन एवं सबसे नया मंडल कौन है, तो देखिएगा 2 से 7 क्या बोले हैं, 2 से 7 जो हैं प्राचीन मंडल हैं। 2 से 7 कौन सा मंडल है, तो प्राचीन मंडल है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा 2 से 7। लेकिन पूछेंगे 1 से 10 क्या बोले हैं, 1 से 10 जो है नया मंडल है। 1 से 10 क्या है, तो नया मंडल है। 2 जो है सबसे छोटा मंडल है। 2 जो है सबसे छोटा मंडल है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है 10 जो है सबसे बड़ा मंडल है। 10 जो है क्या, तो सबसे बड़ा मंडल है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं ऋग्वेद के बाद इसी में हम देखेंगे अभी कि ऋग्वेद में 1 मिनट देखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो आयुर्वेद होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो आयुर्वेद होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे ऋग्वेद में उल्लेखित क्या बोले हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित किसको कितना बार उल्लेख किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बताते हैं ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक या अनंत बार हुआ है। सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितने बार, तो 250 बार हुआ है। इंद्र को ही वर्षा
युद्ध या पुरंदर का देवता कहा जाता है। क्या बोले हैं, इंद्र को ही वर्षा, युद्ध या पुरंदर का देवता कहा जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद कितने तो 250 बार हुआ है। इसके अलावा है अग्नि, अग्नि का उल्लेख कितने बार हुआ है ऋग्वेद में तो 200 बार हुआ। कितना तो 200 बार हुआ। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थे, सरस्वती थे, जिसे नदीतमा कहा जाता था, जिसे नदीतमा कहा जाता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो पूछता है देखिएगा कि ऋग्वेद से संबंधित जो है, ये ऋग्वेद से ही संबंधित है कि ऋग्वेद के आकाश के देवता, ऋग्वेद में आकाश के देवता कौन थे। इस तरह हम दे देते हैं, आपकी समझ सकिएगा। देखिएगा क्या बोले हैं, ऋग्वेद में आकाश के देवता कौन कौन थे, तो हम बोल देते हैं, आप उसे ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा। एक है सूर्य, कौन है, सूर्य जो है आकाश का देवता है। इसके अलावा है घौस, क्या तो घौस। इसके अलावा है वरुण, कौन है तो वरुण ही। उसके अलावा है मित्र, क्या तो मित्र। इसके अलावा है पूषण, क्या बोले हैं, पूषण। उसके अलावा है उष्मा, कौन है तो उष्मा। इसके अलावा है विष्णु, कौन है तो विष्णु। इसके अलावा है सविता आदि। लेकिन ऋग्वेद में क्या बोले हैं, ऋग्वेद में अंतरिक्ष के देवता कौन है, तो ऋग्वेद में अंतरिक्ष के देवता जो हैं इंद्र हैं, कौन है तो इंद्र हैं, रुद्र हैं, मारुत हैं, कौन है तो मारुत हैं, वायु हैं, यम हैं, प्रजनन हैं, प्रजापति हैं। ऋग्वेद में पृथ्वी के देवता के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में पृथ्वी के देवता के बारे में है यज्ञ, सोम, पृथ्वी। यज्ञ, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सभी जो हैं पृथ्वी के देवता हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद से जितने भी हम 4 वेद थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। क्या बोले हैं, तो यजुर्वेद के बारे में हम बताते हैं। देखिएगा, यजुर्वेद का उद्भव वायु से हुआ है। यजुर्वेद का उद्भव कहाँ से हुआ, तो वायु से हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यजुर्वेद में कुल अशुद्ध वेद जो हैं 4 पाठ हैं। कितने तो 4 पाठ हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यजुर्वेद में कुल 2086 मंत्र हैं। 2086 मंत्र हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को यद्धर्वियों कहा गया है। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या तो यद्धर्वियों कहा गया है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है सामवेद, क्या बोले हैं, तो सामवेद के बारे में देखते हैं। क्या, एक मिनट देखिएगा, किसके बारे में, तो सामवेद के बारे में देखिएगा। सामवेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीतों का वेद कहा जाता है, जैसे आप जानते ही होंगे। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो मंत्रों की संख्या है, सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है 1869 है। 1869 है, लेकिन 50 मंत्र ही मौलिक हैं। 50 मंत्र ही मौलिक हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा अर्थर्थ वेद, क्या बोले हैं, तो अर्थर्थ वेद। तो देखिएगा अर्थर्थ वेद में जो है जादू, टोना, ब्राह्मण ज्ञान, औषधि, रोगी निवारण का उल्लेख मिलता है। जादू, टोना, ब्राह्मण ज्ञान, औषधियाँ, रोगी निवारण का उल्लेख कहाँ, तो यह अर्थर्थ वेद में मिलता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह अर्थर्थ वेद को अंतिम वेद माना गया है। अर्थर्थ वेद को अंतिम वेद माना गया है। इस वेद को 2 शाखाओं में है, एक है पिपलाद और दूसरा है शौनक। अर्थर्थ वेद की रचना ऋषि ने की है। अर्थर्थ वेद की रचना ऋषि ने की है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है पुष्टि के दर्शन का प्रारंभ, क्या बोले हैं, पुष्टि के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था। पुष्टि के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था। 5 का जो होगा तुलसीदास है। कौन है, तो तुलसीदास है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो पहले हम देखेंगे बल्लभाचार्य के बारे में। बल्लभाचार्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं, हम वैसे भी करवा रहे हैं चारों का डिस्कशन। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। पूछेंगे बल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ है, तब अब बताइएगा कि बल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ है
1478 में है, 1478 में किसका जन्म? तो वल्लभाचार्य का। कहाँ? तो चंपारण्य, मध्य प्रदेश में। चंपारण्य बोले हैं, चंपारण नहीं, चंपारण्य है, लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। चंपारण्य है क्या? तो चंपारण्य मध्य प्रदेश में हुआ। पीछे ध्यान से एमपी देते हैं, मध्य प्रदेश में हुआ है। इनके जो पिता थे लक्ष्मण भट्ट था। इनके पिता जो थे, वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट थे। इनकी माता का नाम यलम मांगूर थे। क्या? तो मंगारू थे। इनके पत्नी का नाम महालक्ष्मी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देवभट्ट की पुत्री थी महालक्ष्मी, जो था देवभट्ट की पुत्री थी। इनकी दो पुत्र थे। वल्लभाचार्य के दो पुत्र हुए, एक है गोपीनाथ, दूसरा जो है विठलनाथ है। वल्लभाचार्य के दो पुत्र हैं, एक है गोपीनाथ और दूसरा है विठलनाथ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है गोपीनाथ और दूसरा कौन है? तो विठलनाथ। लेकिन पूछेंगे विठलनाथ के पिता कौन है? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य ही हैं। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य जो है पुष्कर झील के किनारे पुष्कर झील के किनारे एक वल्लभा घाट का निर्माण किया है। वल्लभाचार्य ने जो था पुष्कर झील के किनारे वल्लभा घाट का निर्माण किया है। वल्लभाचार्य द्वारा 84 वर्षों में एक स्थान पर पुष्कर जो कहाँ पड़ता है? तो पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर में होता है। कहाँ? तो अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? तो राजस्थान में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इन्होंने जो रचना की थी क्या? तो अनुभाष्य है। वल्लभाचार्य ने शुद्धता द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। शुद्धता द्वैत का प्रतिपादन किया है। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी थी। विजयनगर के साम्राज्य कृष्णदेवराय जो थे वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी थी। कृष्णदेवराय जो था वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखेंगे वल्लभाचार्य के बारे में ही कि वल्लभाचार्य के क्या बोले हैं, वल्लभाचार्य की प्रमुख रचना कौन कौन है? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य के जो प्रमुख रचना है, एक है श्रृंगार रस। क्या है? तो श्रृंगार रस के लेखक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। सुबोधनी, क्या बोले हैं? सुबोधनी के लेखक कौन है? तो सुबोधनी के भी जो हैं कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। इसके अलावा हैं अनुभाष्य वल्लभाचार्य हैं। क्या? तो भीम मदन के भी लेखक रचना कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। क्या? तो तत्वदीप के भी लेखक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। तपस्या पूर्व मीमांसा के भी लेखक कौन है? तो वल्लभाचार्य। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं कबीर के बारे में, कबीर से संबंधित। देखिएगा कबीर का जो पूरा नाम है संत कबीर दास है। कबीर का जो पूरा नाम है संत कबीर दास हैं। इनका अन्य नाम कहे जाए तो कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर या कबीर दास हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कबीर दास को जो जन्म हुआ था, कबीर दास का जन्म लगभग 1455 में माना जाए, 1455 में माना जाता है लगभग, या अनुमानता कहा जाए तो। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आपको कहीं कहीं कबीर दास का जो जन्म दिया रहता है, देखिएगा कबीर दास का जो जन्म दिया रहता है आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इनका जो जन्म हुआ है 1398 हुआ है, 1398 में हुआ है। किसका? तो कबीर दास का। लेकिन मृत्यु पूछेंगे, मृत्यु तो 1518 में हुआ, 1518 में इनका निधन हुआ है। लेकिन पूछेंगे उपनाम या अन्य नाम तो बताएं। लेकिन जन्म स्थान जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। किसका? तो वल्लभाचार्य का है। कबीर दास के हैं। लेकिन पूछेंगे कबीर दास के क्या? तो मृत्यु स्थान अर्थात कबीर दास के जो मृत्यु स्थान का तो मगहर में। का? तो मगहर में है। लेकिन इनकी माता का नाम, कबीर दास की माता के नाम नीमा थे। क्या? तो नीमा थे, याद रखिएगा नीमा इनके माता के नाम थे। लेकिन कबीर दास के पिता का नाम नीरू था। क्या? तो नीरू था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है पत्नी का नाम लोई था।
कबीर दास की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, लोई था। ये एक पुत्र का नाम क्या था? कमाल था। क्या था? कमाल था। कबीर दास के पुत्र का नाम कमाल था, जबकि पुत्री का नाम कमाली था। पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कबीर दास जो था किस जाति से बिलोंग करते थे? तो कबीर दास जो थे जुलाहा से बिलोंग करते थे, जुलाहा से बिलोंग करते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन कबीर दास के जो गुरु थे रामानंद थे। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। शिक्षा अनपढ़ थे, शिक्षा अनपढ़ थे। लेकिन पूछता है ये सबसे ज़्यादा कि कबीर दास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और कबीर दास जो था साखी, संबद्ध, रैमनी, साखी, संबद्ध, रैमनी की भी रचना की। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। आगे हैं, देखते हैं सूरदास के बारे में। किसके बारे में? तो सूरदास के बारे में। हम चारों के बारे में देख लेते हैं, ताकि अगर यहाँ से आगे प्रश्न बने तो हम आगे जल्द से जल्द बढ़ते चले जाएंगे। सूरदास का जन्म जो हुआ, सूरदास का जन्म जो हुआ था 1478 में होता। 1478 में किसका जन्म? तो सूरदास का जन्म हुआ था। लेकिन पूछेंगे सूरदास का जन्म स्थान रुनकता है। सूरदास का जन्म स्थान हम बोलते चलते हैं और जो आंसर है लिख ले चलते हैं, रुनकता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे सूरदास का मृत्यु कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1583 में हुआ, 1583 में हुआ था। सूरदास के मृत्यु स्थान जो है पारसौली है, पारसौली है। सूरदास का मृत्यु स्थान जो है पारसौली है, पारसौली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है सूरदास से संबंधित जो होगा, सूरदास के माता पिता का नाम पहले देखेंगे तो पंडित रामादास सार था। पंडित रामादास सार सरस्वत था, जबकि माता का नाम जमुना दास था। सूरदास के माता का नाम, सूरदास के माता का नाम जमुना दास था, जमुना दास था। पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा हैं, इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे स्वामी वल्लभ, क्या तो वल्लभ भाईचार्य थे, वल्लभ भाईचार्य थे। तो सूरदास के गुरु वल्लभ भाईचार्य थे। राष्ट्रीयता भारतीय था। जन्म जो किस काल, भक्ति काल को मानते थे। जाति ब्राह्मण, लेकिन धर्म पूछेंगे तो हिंदू थी। आप इसे ध्यान से, ये जो सूरदास जो भाषा जानते थे, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत, फारसी, ये सभी भाषा सूरदास जानते थे। सूरदास के जो प्रमुख रचना है, सूरदास के जो प्रमुख रचना है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि सूरदास के प्रमुख रचना जो है सूर सागर हैं। क्या? तो सूर सागर हैं, सूरावली हैं, साहित्य लहरी हैं। क्या? तो साहित्य लहरी हैं। क्या? तो नाग लीला हैं, भगवत, गोवर्धन लीला। क्या? तो सूर पच्चीसी, सूर सागर सार, ये सभी उनकी रचना है। आगे देखते हैं तुलसीदास के बारे में, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखिएगा तुलसीदास के बारे में क्या है। तो तुलसीदास का जो पूरा नाम है राम बोला है। तुलसीदास का पहला पूरा नाम क्या है? तो राम बोला है। इनका नाम जो था गोस्वामी तुलसीदास, इसे गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को का जो जन्म हुआ था, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 में हुआ था, 1532 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो राजापुर, राजापुर गांव उत्तर प्रदेश है, राजापुर गांव उत्तर प्रदेश है। लेकिन पूछेंगे इसी में इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश है, काशी क्या बोले हैं? उत्तर प्रदेश है। आगे हैं, देखिएगा इनका जो मृत्यु हुआ था 1623 में हुआ था। तुलसीदास का मृत्यु 1623 में हुआ था। लेकिन पिता का नाम तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और तुलसीदास के माता का नाम हुलसी देवी था और पत्नी का नाम रत्नावली थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तुलसीदास ने जो शिक्षा ग्रहण की है, तुलसीदास जो था शिक्षा ग्रहण की है संत बाबा नरहरिदास की भक्ति की शिक्षा वेद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि से की है। इनके जो गुरु थे, तुलसीदास के जो गुरु थे, याद रखिएगा, एक था
नरहरिदास जो भक्ति राम भक्त के जाति से ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे। कौन? तो तुलसीदास। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन धर्म जो हिंदू मानते थे, धर्म हिंदू। लेकिन पूछेंगे किस भक्त कवि के? तो सगुन भक्ति कवि थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम पूछेंगे इनकी प्रसिद्ध काव्य कौन है? तो रामचरितमानस। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हैं अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास की। अन्य प्रमुख रचनाएं जैसी हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। तो देखिएगा रचना पूछता है, हम रचना लिख देते हैं। किससे संबंधित होगा? तो तुलसीदास से संबंधित होगा। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। कवितावली के लेखक तुलसीदास हैं। कौन है? तो तुलसीदास हैं। गीतावली के लेखक तुलसीदास हैं। हनुमान चालीसा के लेखक तुलसीदास हैं। बजरंग बाण के लेखक तुलसीदास हैं। तुलसीदास के दोहे तुलसीदास हैं, खुद हैं। इसके अलावा हैं रामलला नचहु के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये सभी किससे संबंधित हो? तुलसीदास से ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? तो छठा। क्वेश्चन नंबर क्या? तो छठा। देखिएगा एक मिनट। हाँ, क्या? तो द्रविड़ शैली के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? द्रविड़ शैली के संबंध में कौन सा कथन असत है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा, एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा क्या? तो द्रविड़ शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 6 का जो होगा डी होगा। 6 का क्या? तो डी है। द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्माकार के होते हैं, ये सही है। द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई, ये भी सही है। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि द्रविड़ शैली का दूसरा नाम क्या? तो विमान शैली है, पूछ भी सकता है। तो किसके बारे में है? तो शैली के बारे में है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, हम बता देते हैं। तब पूछेंगे उत्तर भारत में कौन सी शैली है? उत्तर भारत में कौन सी शैली है? तो याद रखिएगा उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बने हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बने हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर हैं। मध्य भारत में बेसर शैली के मंदिर हैं। मध्य भारत में बेसर शैली के मंदिर हैं, जबकि मंदिर के बगल में पंचायत शैली होते हैं। मंदिर के जो अगल बगल में बने होते हैं उसे कौन सी शैली कहते हैं? तो पंचायत शैली कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या? तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। चकला शब्द का प्रयोग किया गया तो सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सागर के समर्थन नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? तो देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 8वां देखिएगा। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा तारीख़ दाऊदी में मिलता है। तारीख़ दाऊदी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा आया है शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान ही लेते हैं। तो देखिएगा पूछेंगे शेर शाह सूरी का जो पूरा नाम है, शेर शाह का जो पूरा नाम है शेर शाह सूरी है क्या? तो शेर शाह सूरी हैं। जबकि पूछेंगे इनका अन्य नाम फारिद खां या शेर खां। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है शेर शाह का जो जन्म हुआ है 1485 से 86 या 1472 में है, यह अनुमानित डेट नहीं है। इनका जो जन्मभूमि है हिसार फिरोजा हरियाणा अथवा सासाराम बिहार है, ये भी अनुमानित नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि शेर शाह सूरी का जन्म बिहार में हुआ है। इनका जो मृत्यु हुआ था 22 मई 1545 को हुआ था। शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हुआ था। इनके पिता हसन खां थे। लेकिन पूछेंगे शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुआ है? तो बुंदेलखंड में हुआ था। शेर शाह की मृत्यु कहाँ? तो बुंदेलखंड में हुआ था। लेकिन याद रखिएगा इनके जो पिता हसन खां थे उपाधि शेर शाह की उपाधि धारण की थी। राजकीय सीमा उत्तर मध्य भारत का था।
शेरशाह सूरी का जो राज्याभिषेक हुआ था 17 मई 1540 को हुआ था, 17 मई 1540 का हुआ था। ये कौन से धर्म, तो इस्लाम धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी, चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी कौन, तो शेरशाह सूरी। किसे हराया था, हुमायूं को हराया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा, इसी के बाद शेरशाह सूरी का आपको जानते होंगे शेरशाह सूरी। हाँ, शेरशाह सूरी ने कौन, शेरशाह सूरी जो था ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जिसे जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा हैं, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया, तो शेरशाह ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराया था 1539 में चौसा के युद्ध के दौरान। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शेरशाह सूरी की राज्य व्यवस्था में डाक सेवा की शुरुआत भी हुई थी, डाक सेवा की शुरुआत भी हुई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्या, तो सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो 9 का जो होगा चौधरी होता था। कौन, तो चौधरी होता था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, तो चौधरी होता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 9 का क्या होगा, तो ये होगा। तो देखिएगा सल्तनत काल में जो था, सल्तनत काल में कौन कौन सी चीज़ लिया जाता था, देखिएगा। क्या, तो खराज कर, खराज कर जो है, खराज कर ये जो है सल्तनत काल से संबंधित होगा। तो खराज कर जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से। कौन सा कर, तो खराज, खराज कर, खराज कर। लेकिन ये जो होता था गैर मुस्लिमों से 1/3 लिया जाता था। एक होता था खुम्स कर। क्या, तो खुम्स कर ये जो था युद्ध के दौरान जो लूटे गए भाग, जो लूटे गए भाग उसे 1/5। तो खोम्स कर कितना लिया जाता था, तो 1/5। क्या बोले हैं, तो खोम्स कर कितना लिया जाता था, तो 1/5 भाग। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा खोम्स कर युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर, जो पराजित के अनुसार धन 1/5 सुल्तान के पास तथा 4/5 भाग सैनिकों का होता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ शासक ने परिवर्तन भी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग स्वयं तथा 1/5 सेना को दिया है। खाम्स कर जो था, खाम्स कर क्या बोले हैं, खोम्स कर, खोम्स कर जो था अलाउद्दीन खिलजी था। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी तो था 4/5 भाग स्वयं रखा था, 1/5 सैनिकों को दिया है, सैनिकों को दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी तरह क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT इसी भी क्या है 4/5 स्वयं रखा, 1/5 सैनिकों को दिया है। सिकंदर लोदी ने खुम्स कर का कोई हिस्सा नहीं लिया, खुम्स कर का कोई हिस्सा नहीं लिया। कौन, तो सिकंदर लोदी ने। एक होता था उम्र कर। क्या, तो उस्र कर, जिसे उस्र कर भी कहा जाता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मुस्लिमों पर लागू भूमि कर उत्पादनों का 1/10, ये उम्स कर जो था मुस्लिमों पर लागू 1/10 कर लिया जाता था। एक होता था जकात कर। क्या, तो जकात कर होता था। तो देखिएगा जकात कर जो था एक धार्मिक कर है। जकात कर कैसा धर्म है, तो एक धार्मिक है। जकात, जकात जो है एक धार्मिक कर है, जो 1/40वां भाग लिया जाता है, 1/40वां भाग लिया जाता था। और आगे है जजिया कर। कौन सा कर है, तो जजिया कर जो है ये भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी हुई थी, फांसी हुई थी। तो 10 का जो होगा राम प्रसाद बिस्मिल एवं क्या, तो आसफ उल्लाह को क्या, तो आसफक उल्लाह को। ऑप्शन नंबर सी प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल एवं आसफ उल्लाह खा को। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिएगा इसमें क्या क्या काकोरी कांड के बारे में देखते हैं। काकोरी, काकोरी कांड, काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड जो हुआ था याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो बताया गया है देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। हरानपुर से लखनऊ
चल रही थी ट्रेन, उसी में ही लूटा गया था। इसमें जो काकोरी कांड में जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, इसे फांसी मिली थी। तब पूछेंगे काकोरी कांड के दौरान फांसी किसे दी गई है? तो राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी दिया गया है। काकोरी कांड के तहत 4 व्यक्ति को फांसी दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी दिया गया। पे ध्यान से याद रखिएगा। क्रांतिकारियों के हाथ लगभग कितना 4601 रुपया की रकम आई थी। अंग्रेजों ने करीब उसी लोगों को गिरफ्त, लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है 47,941, लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया एग्जैक्ट कितना तो 4800 रुपये लगभग पूछा गया है। 4800 रुपया पूछा गया है। पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि यह कितना लिया गया था? 4796 रुपया, 4796 रुपया एग्जैक्ट लिया गया था। 4796, लेकिन इसे बताया गया 4800 रुपया। तो यह भी पूछा गया है कि काकोरी हत्याकांड के तहत, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के तहत कितने रुपये की लूटी? तो याद रखिएगा 4796 रुपये, लेकिन कहीं दिया रहता है लगभग में 4800 रुपया, लगभग में 4800 रुपया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में कहा गया है कि काला पानी की सज़ा किसे हुई थी? काला पानी की सज़ा जो हुई थी सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बख्शी को हुआ था। सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बख्शी को हुआ था काला पानी की सज़ा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है? तो देखिएगा 11, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल परिषद की किस विधि के रूप में चौथे सदस्य को किसी अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद की विधि सदस्यता के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से पारित किया गया है? तो याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हो गए हैं तो क्या है? तो सी हो गया। तो देखिएगा चार्टर अधिनियम 1833 के एक्ट को ही कहा जाता है सेंट हेलेना एक्ट। तो क्या बोले हैं? सेंट हेलेना एक्ट किसे कहा जाता है? तो चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट। आप इसे ध्यान से याद रखते हैं। आज 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान, 1833 चार्टर के एक्ट के दौरान 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च होगा। चाय चीनी या अफीम का व्यापार भी हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, ये भी सही है। आप इसका जवाब बताइएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कितना है? तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 12 क्या? तो जलियांवाला बाग क्या बोले हैं? देखिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में को किसने कार्य सौंपा दिया? जलियांवाला बाग नरसंहार का तो कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को किसने कार्य सौंपा था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 12 को जो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या बोले? 1 मिनट देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले 19 मार्च क्या बोले हैं? 19 मार्च 1919 को रौलियट एक्ट या काला कानून पारित हुआ था। रौलियट एक्ट या काला कानून पारित हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावे जो है देखिएगा, इसके अलावे पूछता है ये देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान उस समय वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा वायसराय जो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड को
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या तो भयाव क्या बोले हैं भ या में आकर और वह है भयाव अपराध कहा है किसे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को कौन तो पंडित नेहरू ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार जो था 1909 में लाया गया था, 1909 में। जबकि मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था? सॉरी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था और लॉर्ड जेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्या तो निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है? कौन उपार्जित लक्षण है? तो याद रखिएगा 13 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कौन उपार्जित लक्षण है। तो शरीर के शरीरों का वजन 13 का सी होगा, 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो विश्व में क्या बोले हैं? विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया है? विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो बी कृष्ण मेमन ने किया था। बी कृष्ण मेमन ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावे जो है देखिएगा कि तो बी कृष्ण मेमन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन भारत में किसने किया? तो पंडित नेहरू ने। भारत में किसने गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया? तो पंडित नेहरू ने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जिसे देखिए क्या बोले हैं। इसके पहले बता दिए हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और लॉर्ड जेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। इसे ध्यान से याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। तो देखिएगा पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य है। संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य है संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देख लेते हैं संसद के बारे में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से ही संबंधित होगा। संसद के बारे में हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिएगा संसद के बारे में आप जानते होंगे कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा जो होता है राज्यसभा। कौन है? तो राज्यसभा। और तीसरा जो होता है लिख देते हैं, 1 मिनट देखिएगा, संसद। जिसे संसद हम इस प्रकार दे देते हैं। तो देखिएगा संसद को कितने भागों में बांटे? 3। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा जो है उपराष्ट्रपति है। कौन है? तो उपराष्ट्रपति। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो संसद के अंग पूछेंगे तो 3 हैं। संसद के अंग 3 हैं, लेकिन संसद के सदन पूछेंगे तो 2 हैं। राष्ट्रपति जो हैं संसद के अभिन्न अंग के रूप में काम करते हैं, अभिन्न अंग के रूप में काम करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम पूछेंगे, आप जैसे ही बताएं कि संसद के जो हैं कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, 3 अंग हैं। तो देखिएगा हम इसी के बारे में बताते हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना? तो 35 वर्ष चाहिए। कितना? तो 35 वर्ष चाहिए। आप ये सभी जानते ही होंगे। लेकिन पूछेंगे लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा में अधिकतम 550 होता है। जबकि याद रखिएगा राज्यसभा में अधिकतम कितना होता है? राज्यसभा में अधिकतम कितना होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा में अधिकतम 250 होता है, 250 होता है। लेकिन पूछेंगे लोकसभा में न्यूनतम कितना होता है? तो याद रखिएगा 543 होता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि राज्यसभा में न्यूनतम 245 होता है। राज्यसभा में न्यूनतम कितना? तो 245 होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे ही गए हैं। लेकिन पूछेंगे लोकसभा क्या बोले हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन काम करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति
करते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, आप जानते ही होंगे। तो देखिएगा 1 मिनट, हम एक है संसद, क्या बोले हैं संसद। तो देखिएगा लोकसभा राज्यसभा, क्या बोले हैं लोकसभा राज्यसभा और क्या तो संसद। तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और लोकसभा का उल्लेख और राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं सरल, क्या बोले हैं सरल। तो देखिएगा 79, 80 और क्या होगा 81। तो संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। आप ये सभी ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिएगा 1 मिनट। लेकिन इसी में हम देख लेते हैं कुछ और ही महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित जो होगा, लेकिन देखिएगा हम क्या पूछे हैं जो देखिएगा लोकसभा में 550 सदस्य आते हैं, लोकसभा में जो 550 सदस्य आते हैं, तब पूछेंगे राज्य से कितना आता है। तो याद रखिएगा राज्य से 530 आता है, राज्य से 530 आता है राज्य से। जबकि यूटी से कितना आता है, तो याद रखिएगा यूटी से 20 आता है। तो हम इसको प्लस करते हैं तो 500 पूर्ता है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन निर्वाचित में जो होता है से ज़्यादा आता है। निर्वाचित में जो 543 है, 524 जो आता है राज्य से आता है और 19 जो आता है यूटी से। तब पूछेंगे दिल्ली से कितने आते हैं। तो दिल्ली से 7 सदस्य चुन के आते हैं। दिल्ली से कितने सदस्य, तो 7 सदस्य चुन के आते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन संसदीय विशेषाधिकार में हम देखेंगे कि प्राक्कलन समिति, क्या बोले हैं प्राक्कलन समिति। देखिएगा तो 1 मिनट देखिएगा, क्या बोले हैं प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ है। तो याद रखिएगा 1950 में हुआ है। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था 1950 में। पूछेंगे किसकी सिफारिश पर, अगर सिफारिश पर पूछा जाए तो बोलेंगे किनकी सिफारिश पर। तो जॉन मथाई के सिफारिश पर, जॉन मथाई के सिफारिश पर। आगे हैं प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा कुल 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने, तो 30 सदस्य होते हैं। लेकिन इसी में पूछेंगे एक जो है कार्य, माने प्राक्कलन समिति के कार्य किसके द्वारा, तो सरकारी खर्च मित्याब के, सरकारी खर्च के लेख जो के कारण होता है। एक है प्राक्कलन समिति के बारे में बता दी है और दूसरा जो है लोकलेखा समिति, क्या है तो लोकलेखा समिति है। यहाँ से भी प्रश्न बनती हैं। तो लोकलेखा समिति का जो गठन हुआ है 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। इसमें जो सदस्य हैं, इसमें कुल 22 सदस्य आते हैं, इसमें कुल 22 सदस्य आते हैं। 22 में से देखिएगा 15 जो आता है लोकसभा से और 7 जो आता है राज्यसभा से आता है। कहाँ से, तो राज्यसभा से आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। एक है देखिएगा क्या, 1 मिनट देखिएगा, एक जो है लोक, क्या बोले हैं लोक उपक्रम समिति है, लोक उपक्रम समिति है। तो देखिएगा लोक उपक्रम समिति का जो गठन हुआ है 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर, लोक उपक्रम समिति की जो स्थापना होता है कृष्ण मेमन की सिफारिश पर होता है, कृष्ण मेमन की सिफारिश पर। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से, 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ये जो हैं उपयुक्त तीनों की अस्थायी एवं वित्तीय अस्थायी, इनका गठन प्रतिवर्ष होता है। लोकलेखा समिति, लोकलेखा या प्राक्कलन समिति या जो हैं इनका जो गठन होता है प्रत्येक वर्ष होता है। जैसे प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति के जो सदस्य हैं प्रत्येक वर्ष बदला जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि क्वेश्चन कितना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर होगा जो 16वां है, क्या है तो 16वां। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिएगा। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को, पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों को क्या किया गया, तो याद रखिएगा बढ़ा दिया गया है। क्या, तो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री के
अंतर्गत। अब मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। जबकि पूछेंगे लॉर्ड जेम्स फोर्ड सुधार, लॉर्ड जेम्स फोर्ड सुधार कब बोले हैं? तो 1919 में। तब बोले हैं लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1919 में, और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन मार्ले मिंटो को ही सांप्रदायिक आतंकवाद का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक आतंकवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो को कहा जाता है। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक आतंकवाद का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान का जनक मार्ले मिंटो को किसने कहा है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मार्ले मिंटो को पाकिस्तान का जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। इसके अलावा है देखिएगा मार्ले मिंटो सुधार के ही अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्य से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। तब पूछेंगे किस सुधार में या किसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्य से बढ़ाकर 60 कर दी गई? तो मार्ले मिंटो सुधार में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा मार्ले मिंटो सुधार के कुछ महत्वपूर्ण बात क्या क्या है देखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इनका मुख्य जो प्रावधान है मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुस्लिम के लिए देखिएगा, मुस्लिम के लिए क्या बोले हैं? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। इसके अलावा है वायसराय की परिषद में प्रथम बार कोई भारतीय शामिल हुए थे। वायसराय की परिषद में प्रथम बार कोई भारतीय शामिल हुआ था। तो कौन? तो सचेंद्र सिन्हा थे। इसके अलावा है विधान परिषद के सदस्य को भी शामिल किया गया था। निर्वाचन शब्द का प्रथम बार प्रयोग, निर्वाचन माने निर्वाचन करते थे चुनाव, निर्वाचन शब्द का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार में। तो मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था। आप इसे ध्यान से क्या बोले हैं? निर्वाचन शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार में किया गया था। इसके जो अलावा है देखिएगा प्रथम बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रथम बार क्या बोले हैं? प्रथम बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 60 कर दी। कितने? तो 60 कर दी गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता मतदाता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाता के रूप में जनक के रूप में जाने जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन बताए थे जैसे देखिएगा गुट निरपेक्ष क्या बोले हैं कि एक याद रखिएगा, यहाँ पर बता देते हैं गुट निरपेक्ष क्या? तो गुट निरपेक्ष जो हुआ था 1961 में बेल्ग्रेड में गुट निरपेक्ष देश का पहला सम्मेलन हुआ था। तब पूछेंगे गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तब बेल्ग्रेड में हुआ था। बेल्ग्रेड में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुट निरपेक्षता आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? गुट निरपेक्षता आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जो है जकार्ता में। कहाँ है? तो जकार्ता। जकार्ता किस देश की राजधानी है? याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या जो है 120 है। कितने? तो 120। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश उसका अध्यक्ष करता है। तब पूछेंगे गुट निरपेक्ष 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष कहाँ था? बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता है। किस देश का मुख्यालय? तो इंडोनेशिया का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या है देखिएगा, एक मिनट। स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा अब तक कुल 4 बार किया गया है। स्वतंत्र भारत में
अब तक कुल कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? तो 4 बार। तो देखिएगा कि प्रथम क्या बोले हैं, प्रथम परिसीमन आयोग, दूसरा परिसीमन आयोग और तीसरा परिसीमन आयोग और चौथा परिसीमन आयोग का गठन कब कब किया गया है? बस आप उसे ध्यान से देखिएगा। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ है। दूसरा परिसीमन आयोग का गठन 1963 में हुआ है। तीसरा परिसीमन आयोग का गठन 1973 में हुआ है। चौथा परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ है। आप ये चारों याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 18। देखिएगा क्या है? तो भारतीय संविधान में शामिल राज्य का, भारतीय संविधान में शामिल राज्य सभा सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा दक्षिण अफ्रीका से। दोबारा बोलते हैं, भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ स्रोत के बारे में जो हम बता रहे हैं, आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला जो हम बताएंगे, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो देखिएगा ब्रिटेन से जो लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा बोलेंगे संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे पूछेंगे विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का शासन जो है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। ये जो सभी हम बताएं ब्रिटेन से संबंधित हैं। आगे देखते हैं यूएसएसआर अर्थात रूस से क्या क्या लिया गया है? तो देखिएगा रूस से जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य बोले हैं, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। दूसरा जो है समाजवाद लिया गया है। क्या? तो समाजवाद लिया गया है। तीसरा जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर रूस से लिया गया है। आगे हैं पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। आगे देखेंगे कि कनाडा के संविधान से। देखिएगा कनाडा क्या बोले, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो देखिएगा कनाडा के जो संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा कनाडा के। आगे हैं अमेरिका के संविधान से, देखते हैं कि क्या क्या लिया गया है। 1 मिनट देखिएगा। देखिएगा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो देखिएगा अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है मौलिक अधिकार लिया गया है। आगे जो है सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वह भी हम देखते हैं। देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है समवर्ती सूची लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है संविधान में संशोधन। इसके अलावा है अप्रत्यक्ष चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। आगे हैं आयरस के संविधान अर्थात आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के डीपी क्या बोले हैं, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति रिवाज, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक है जापान के संविधान से, जापान के संविधान से जो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान से जो लिया गए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। आइए कि जो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से जो लिया गया है आपातकाल, जर्मनी से क्या? तो आपातकाल लिया गया है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट, 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर कितना हो? तो 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता क्या है? तो देखिएगा 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, तो देखिएगा केवल महिलाओं के लिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिएगा समान, भारतीय संविधान में समानता। देखिएगा अब देखते हैं अनुच्छेद, भारतीय संविधान में समानता के जो अर्थ हैं, जिसे मैगना कार्टा भी कहा जाता है। देखिएगा भाग 3 देखते हैं, भाग कितना? तो 3। देखिएगा भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या? तो मौलिक अधिकार है। लेकिन पूछेंगे अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 12 से 35 से, 12 से कितना है? तो 35। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भाग 3 को मैगना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मैगना कार्टा कहा जाता है। अब इसी में देखेंगे समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, हम छोटा छोटा लिखते हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 है, 19 से 22 है। आगे हैं शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो है 23 से 24 है, 23 से 24 है। आगे हैं धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, 25 से 28 है। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति जो है 29 से 30 है। आगे देखिएगा संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। और आगे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या? तो देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से निषेध शामिल नहीं, शोषण के विरुद्ध में कौन सा अधिकार निषेध शामिल नहीं है? तो स्पर्शता का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो निम्नलिखित में कौन सा देश, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा महागम सहयोग में शामिल नहीं है, गंगा महयोग में शामिल नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा सी है, इंडोनेशिया है। कौन है? तो इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या है? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई? किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुई? तो सूती मिल अगर पूछेगा तो 1854 करिएगा, सूती मिल अगर पूछेगा तो 1854। और जूट मिल पूछेंगे, जूट मिल पूछेंगे तो 1855, 1855। और ये जो खुला था मुंबई में खुला था, और ये जो खुला था कलकत्ता में खुला था। कहा था कलकत्ता में। लेकिन इनका जो स्थापना किया था काबाजी डाबर जी के थे, काबाजी डाबर जी। तो देखिएगा इसका नाम लिख देते हैं, किसने किया था? कावासाजी, कावासाजी डाबर ने की थे, कावासाजी डाबर, कावासाजी डाबर ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन जो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, 1854 में। उत्पादन की शुरुआत 1856 में हुआ, उत्पादन की शुरुआत 1856 में हुआ था। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। जबकि सूती वस्त्र की नगरी या सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो देखिएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो देखिएगा एक तरफ है बांध नाम और दूसरी तरफ है राज। तो देखिएगा कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का होगा जो देखिएगा
मयूराक्षी जो है कहाँ पड़ता है तो पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में ही। मेटूर तमिलनाडु में है। मेटूर कहाँ पड़ता है तो तमिलनाडु में ही। आगे देखिएगा नागार्जुन, क्या बोले हैं, नागार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड ओडिशा में। हीराकुंड कहाँ है तो ओडिशा में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिएगा, अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में, जो भी हम आपको बताते जाएंगे। कम से कम 10 से 15 नदी बांध बताएंगे जो अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिएगा टिहरी, क्या बोले हैं, टिहरी बांध जो है किस नदी पर है तो याद रखिएगा भागीरथी नदी पर। कहाँ है तो भागीरथी नदी पर है। किस राज्य में तो यूपी अर्थात उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। आगे देखिएगा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। कहाँ तो महानदी पर है ओडिशा में। कहाँ तो ओडिशा में है। आगे देखिएगा सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी पर है जो कहाँ तो गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में पड़ता है। आगे देखिएगा फरक्का परियोजना जो है हुगली नदी पर। कहाँ तो हुगली नदी पर है। कहाँ तो पश्चिम बंगाल में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा है उरी बांध, क्या तो उरी बांध जो है झेलम नदी पर है। कहाँ तो उरी जो पड़ता है जम्मू और प्लस कश्मीर में पड़ता है। जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। आगे है इंदिरा गांधी सागर जो है नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ तो मध्य प्रदेश में। कहाँ तो मध्य प्रदेश में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है दुलहस्ते बांध जो है जो है चिनाब नदी पर। कहाँ तो चिनाब नदी पर है। कहाँ तो जम्मू कश्मीर में है। आगे एक पूछता है मेटूर बांध, क्या तो मेटूर बांध। तो मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कहाँ है तो कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। कहाँ तो तमिलनाडु ही। एक पूछता है सलाल परियोजना चिनाबी नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार भी जो है चिनाबी नदी पर। देखिएगा सलाल बगलिहार और क्या तो दुलहस्ती। सलाल बगलिहार दुलहस्ती जो है चिनाब नदी पर है। तीनों क्या तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक पूछता है रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर। कहाँ तो रावी नदी पर है जम्मू कश्मीर में। कहाँ तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे इसे ध्यान से। एक है इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध कहाँ तो पेरियार नदी पर है। तो देखिएगा केरल में है। इडुक्की बांध कहाँ तो केरल में है। आगे देखिएगा भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ तो सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ तो हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में है। आगे है देखिएगा नाथपा झाकड़ी बांध बहुत ही पूछता है। तो नाथपा झाकड़ी बांध जो होगा सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। और एक है नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर। कहाँ तो कहाँ तो तेलंगाना है। कहाँ तो तेलंगाना है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है रिहंद नदी उत्तर प्रदेश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 24। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से क्या तो अंतरम महाद्वीप देश है। कौन सा अंतरम महाद्वीप देश है तो 24 का जो होगा देखिएगा ऑप्शन नंबर जो होगा कितना क्वेश्चन नंबर 24 का। तो देखिएगा सी होगा तुर्की और जॉर्जिया है। क्या कौन सा अंतरिक्ष महाद्वीप ये देश है तो तुर्की और जॉर्जिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या तो देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या तो निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कुंजिकल जलप्रपात है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ जलप्रपात के बारे में। तो देखिएगा क्या तो जलप्रपात देखिएगा जलप्रपात के बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा एक पूछता है जोक जलप्रपात या है गरसोप जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है तो याद रखिएगा क्या तो सारावती नदी पर है। सारावती नदी कर्नाटक में पड़ता है। आगे है धुआंधार दूधधारा कपिल धारा
धुआंधार या दूधधारा या कपिल धारा कहाँ तो नर्मदा नदी पर है, जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ तो मध्य प्रदेश में। आगे है डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात जो है डुडुमा जलप्रपात मचकुंड है, मचकुंड नदी पर ओडिशा में। डुडुमा जलप्रपात कहाँ तो ओडिशा में मचकुंड नदी पर है। एक पूछता है हुंडरू जलप्रपात, क्या तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर कहाँ पड़ता है तो झारखंड में। कहाँ पड़ता है तो झारखंड में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है चूलिया जलप्रपात, क्या तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। कहाँ तो चंबल नदी पर है राजस्थान में। चूलिया चंबल नदी राजस्थान में ही। एक पूछता है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात तो याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी, कावेरी नदी और कहाँ है तो कर्नाटक में। कहाँ है तो कर्नाटक में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कुंजीकल जलप्रपात वाहरी नदी पर है। कुंजीकल जलप्रपात जो है वाहरी नदी कर्नाटक में। कहाँ तो कर्नाटक में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है गौतम धारा और जोहा जलप्रपात। गौतम धारा और जोहा जलप्रपात राहू नदी झारखंड में है। राहू नदी झारखंड में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिएगा क्या है तो वनस्पति जलवायु का सही सूचांक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचांक है। यह कथन संबंधित है। यह कथन संबंधित है किससे तो कोपेन से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। निम्न में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रिप लाइट में किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 27 का सोडियम। क्या तो सोडियम। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसका उपयोग पीले लैंप स्ट्रिप लाइट में किया जाता है तो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है तो याद रखिएगा शोषण में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। वह वर्णक जो वनस्पति एवं पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव को बचाता है वह कौन सा है। वह कौन सा है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। कौन सी धातु आम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है। विस्थापित करती है तो याद रखिएगा मैग्नीशियम एम जी। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्न में से कौन थार्मोसिल बहुलक है। कौन थार्मोसिल बहुलक है तो बाइकेलाइट है। बाइकेलाइट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। निम्न में से कौन अपचयक शक्कर नहीं है। अपचयक शक्कर नहीं है तो 32 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी है सुक्रोज। कौन है तो सुक्रोज होगा। 32 का बी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। शहद की प्रवृत्ति होती है। शहद की प्रवृत्ति होती हैं तो अम्लीय होती हैं। क्या तो अम्लीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो याद रखिएगा दूध का स्कंदन। ऑप्शन नंबर दूध का स्कंदन ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल बी कितना तो 34 का जो होगा केवल बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। निम्न में से किस में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। किस में डीएनए एवं राइबोसोम होता है तो याद रखिएगा माइक्रोकोंडिया और माइक्रोकोंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है माइक्रोकोंडिया और क्या है तो देखिएगा लेप्टिक्स। ऑप्शन नंबर डी होगा ए और सी। माइक्रोकोंडिया और लेप्टिक क्या तो प्लाइटिसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। कौन सी मलेरिया परजीवी हैं तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्या तो पैक्सीनिया ग्रेमिनिक्सी कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है तो याद रखिएगा गेहूं में ब्लैक रस्ट के द्वारा। आगे हैं निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टल रूप में बनाया जाता है। किसमें क्रिस्टल रूप में बनाया जाता है तो विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा। किसमें क्रिस्टलीय रूप में बनाया जाता है तो विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का कार्य नहीं है। कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो होगा सी होगा। क्या तो सी तो देखिएगा एक है। क्या तो देखिएगा
यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, ये सही है। यह मंड एवं स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जालिका एवं सीआर से नहीं है? सीआर से नहीं है तो 40 का जो होगा सी होगा। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, या ऊर्जा उत्पादन का हो सकता है। किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जालिका से नहीं है तो ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो लाइसोसोम की एकल जो होता है। किसके चारों ओर आवरण होता है? तो लाइसोसोम के कारण देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, गलत वाक्य को पहचाने। तो देखिएगा, कोशिका द्रव को प्रायः जीव द्रव भी कहा जाता है, ये गलत है। कोशिका द्रव को प्रायः जीव द्रव नहीं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, आयत प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? आयत प्रतिस्थापन की नीति का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं को पूर्ति करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या तो पालेनेरिया में किसकी अधिकता क्षमता होती है? पालेनेरिया में किसकी अधिकता क्षमता होती है? तो याद रखिएगा, पूर्ण जनन के। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सिंधी जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? सिंधी जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 46, क्या है? तो देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, विश्व के बृहत्तम प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना, विश्व के बृहत्तम प्राकृतिक संदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या तो हर्ब टेस्नर ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, यह एक रॉक कीट मंदिर है, ये सही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? क्या तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का है, कितना? तो 48 का, चिकनी अंतःप्रायद्वीपीय जालिका जो होते हैं किसमें होता है? तो नीरा विषनियकरण में होगा। आगे क्या? तो देखिएगा, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम किसमें? तो स्वागत तीर्थ थैली में होता है। केंद्र काभ जो होता है जीवाणु में होता है। आगे क्या? तो देखिएगा, खाद्य रसदानी अमीबा में होता है। केंद्र किस में होता था? क्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्या तो बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो अल्प अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अल्पित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन में। कहाँ? तो सुंदरबन में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक प्रश्न आपको पूछते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बोले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ है? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा जो है सिकंदर के सेनापति, क्या बोले हैं? सिकंदर के सेनापति कौन कौन थे? एक हैं जल सेनापति और एक हैं थल सेनापति। इसका जवाब और कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो और सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।